नवंबर महीने में भोपाल में हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में घुस गए थे। ठंड की वजह से लोगों का आना जाना लगभग थम सा गया था। 11 नवंबर 2013 की आधी रात बीत चुकी थी। पिपलानी थाने के थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया के साथ सीएसपी कुलवंत सिंह नाइट राउंड लगाकर अभी पुलिस स्टेशन में आकर बैठे थे कि उन्हें वायलेस से बरखेड़ा पठानिया क्षेत्र में किसी युवक की अधजली लाश मिलने की सूचना मिली। लाश की सूचना मिलते ही टीआई सुधीर अर्जरिया और सीएसपी कुलवंत सिंह तुरंत पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। मौके पर उन्होंने देखा वहां एक अधजली लाश पड़ी थी। उसके पास से डीजल की बदबू तो आ रही थी। लाश के पास एक लाइटर मौके पर मिलने से यह साफ हो गया था कि लाश खुद चलकर वहां नहीं आई थी, बल्कि उसे लाकर यहां जलाया गया था। इससे साफ जाहिर हो रहा था मरने वाला अपनी मौत नहीं मरा था, उसे मारा गया था। यह हत्या है। बात तय हो जाने के बाद पुलिस ने अधजले कपड़ों की तलाशी ली तो जेब में रखे 4000 रुपयों के साथ एक गैस कंपनी की रसीद भी मिली। मृतक के जेब से मिले 4000 रुपए और हाथ की उंगली में पहने सोने की अंगूठी इस बात का पुख्ता सबूत थे कि हत्या किसी लूटपाट के इरादे से नहीं की गई, बल्कि युवक की हत्या के पीछे कोई और कारण हो सकता है। युवक के जेब से मिली रसीद उस युवक की पहचान का दस्तावेज बनकर पुलिस को मृतक के घर तक ले गई। पुलिस ने उस रसीद पर लिखे मोबाइल नंबर के आधार पर पंचवटी कॉलोनी के A43 में रहने वाले तख्तानी परिवार से संपर्क किया तो पता चला कि शहर के करोड़पति प्लाईवुड व्यवसायी परिवार का इकलौते बेटा 32 वर्षीय मनीष रात से गायब है। पुलिस ने मनीष की लाश मिलने की सूचना दी तो परिवार के किसी मेंबर को विश्वास नहीं हुआ। उसके परिवार के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मनीष के मृत शरीर को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने मृतक की पहचान मनीष तख्तानी के रूप में की। मनीष के परिवार वालों से पूछताछ के दौरान पता चला भोपाल के विभिन्न व्यावसायिक इलाकाए में प्लाईवुड की 6 थोक दुकानों का मालिक मनीष है। वह घटना की शाम को अपनी MP नगर जोन 2 में स्थित दुकान को मामा के सुपुर्द कर शाम लगभग 7 बजे अपनी कार से निकला था। मनीष की कार दूसरे दिन पुलिस को चेतक ब्रिज के पास कस्तूरबा नगर में लावारिस खड़ी मिल गई थी। इग्निशन स्विच में चाबी लगी हुई थी, साथ ही मनीष का मोबाइल भी कार में रखा हुआ था। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। रिपोर्ट से जाहिर हो गया कि मनीष पर बड़े ही नजदीक से कुल 3 गोलियां मारी गई थी। गोलियां जिस कोण से मनीष के शरीर में दाखिल हुई थी, इससे जाहिर था कि गोली चलाने वाला शख्स ने कार के पिछले सीट पर बैठा हुआ था। इससे यह साफ जाहिर हो रहा था कि हत्यारा कोई परिचित ही था। इसके अलावा यह भी साफ हो गया था कि वह एक से अधिक थे, तभी तो मारने वाला कार के पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। पुलिस मनीष के कातिलों को पकड़ने के लिए जुट चुकी थी। इसके लिए पहले तो सीएसपी कुलवंत सिंह ने खुद मनीष के घर जाकर उसके माता पिता तथा पत्नी सपना से घटना के बारे में पूछताछ की। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में मनीष की पत्नी सपना ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ सोचते हुए उसने कहा, हाँ, उस दिन शाम के समय मनीष ने 2 SMS जरूर उसे किए थे जिसमें उसने खाना खाकर देर से घर आने की बात लिखी थी। पुलिस को अब मामला उलझता नजर आने लगा, क्योंकि पूछताछ में मनीष के दोस्तों और परिजनाए ने उसे मिलनसार व्यक्ति बताया था जिसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। 2007 में मनीष की शादी खंडवा की सपना से हुई थी। वह अपने पिता दिलीप तख्तानी, मां वंदना, पत्नी सपना और 3.5 साल की बेटी इशिका के साथ रहते थे। अगले दिन मनीष के मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकलवा ली ताकि पता चल सके कि आखिरी समय में मनीष किसके संपर्क में था। इसी बीच क्राइम ब्रांच ASP शैलेंद्र सिंह चौहान को याद आया कि लगभग 1 महीने पहले मृतक मनीष पुलिस स्टेशन में उनसे मिलने आया था। उस दिन वह अपनी पत्नी सपना के अचानक लापता हो जाने की फरियाद लेकर पहुंचा था। बाद में उनकी ही सलाह पर मनीष ने कोहफिजा थाने में 19 अक्टूबर को सपना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 21 अक्टूबर को पुलिस को पता चला कि सपना अपने मायके खंडवा चली गई थी। वहां से लौटने के बाद सपना ने पुलिस को बताया कि वह अपनी थकान मिटाने के लिए मायके चली गई थी। सपना के बयान से पुलिस संतुष्ट नहीं थी,
क्योंकि पुलिस भी इस बात को जानती थी कि कोई पत्नी अपने पति को बिना बताए मायके नहीं चली जाती है, वह भी सिर्फ अपनी थकान मिटाने। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस कई बार पारिवारिक मामलों को सुलझाने के इरादे से ऐसी बातों की ओर नजरअंदाज कर जाती है। पुलिस को यह पता नहीं था कि जिस बात को आज वह नजरअंदाज कर रहे हैं, वहीं आगे चलकर एक दिन उनके गले में आकर इस तरह से फंस जाएगी। उस वक्त तो पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मनीष की हत्या हो जाने के बाद पुलिस के लिए अब यह जानना बहुत जरूरी हो गया कि उस दिन सपना अपने पति को बिना बताए मायके क्यों चली गई थी। सपना के मायके जाने वाली बात पुलिस के लिए जांच का महत्वपूर्ण बिंदु बन गई। पुलिस मनीष की हत्या और सपना के अचानक गायब हो जाने की घटना को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानने लगी। इधर मनीष के कॉल डिटेल में पता चला कि घटना की रात मनीष और हर्ष सलूजा के बीच फोन पर बात हुई थी। कॉलेज स्टूडेंट हर्ष सलूजा का परिवार और मनीष का परिवार कुछ समय पहले ईदगाह इलाके में एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करता था। बाद में मनीष ने पंचवटी कॉलोनी में अपना नया बंगला बनवाया और सपरिवार वहां आकर रहने लगा। हर्ष सलूजा के पिता का पुल बोगदा इलाके में आरा मशीन की दुकान थी। उन्होंने भी अवधपुरी में अपना नया मकान बना लिया और वहां आकर रहने लगे। इस तरह से दोनों परिवार वालों ने ईदगाह वाला अपना अपना मकान छोड़ दिया था। हर्ष का परिवार भी मनीष की तरह संपन्न है। 8वीं क्लास तक इंदौर के डेली कॉलेज में पढ़ा हर्ष इन दिनों बीकॉम द्वितीय वर्ष में पढ़ने के साथ साथ अपने पिता के व्यापार में हाथ भी बटाता है। मनीष और हर्ष के बीच में क्या बात हो सकती थी, इस बात की जानकारी के लिए जब पुलिस ने मनीष के माता पिता से पूछताछ की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। मनीष के चाचा ने तो सीधे सीधे हर्ष पर ही मनीष की हत्या का शक जाहिर कर दिया। जब पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ी तो उसे पता चला कि 22 साल के हर्ष की अपने से उम्र में काफी बड़ी मनीष की पत्नी सपना से गहरी दोस्ती थी। दोनों की इस दोस्ती को लेकर मनीष और सपना में कई बार तनाव भी बढ़ चुका था। पुलिस को पता चला कुछ समय पहले हर्ष के साथ सपना के संबंधों की परिभाषा तय करने के लिए मनीष ने सपना के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाने की कोशिश भी की थी। मनीष को कॉल डिटेल तो नहीं मिली थी, लेकिन यह बात सपना को पता चल जाने पर उसने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। सपना का नाम बीच में आने पर पुलिस ने सपना की कॉल डिटेल निकलवाना उचित समझा। कॉल डिटेल में पता चला कि घटना के दिन देर रात में हर्ष और सपना के बीच 2 बार बात हुई थी। यह बात सपना ने पूछताछ में पुलिस को नहीं बताई थी, इसलिए पुलिस का शक गहरा सपना पर हो गया। मनीष की हत्या के पीछे कहीं न कहीं सपना और हर्ष का हाथ हो सकता, या मनीष के हत्यारों तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं दोनों से ही मिल सकता है। पुलिस ने जांच का पूरा फोकस सपना और हर्ष पर कर दिया। पुलिस ने एक दिन हर्ष को पूछताछ के पुलिस स्टेशन पर बुलाया और सपना को महिला थाने भेज दिया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों ही इस बात को भली प्रकार समझ गए कि उनका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन जहां हर्ष ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, वहीं सपना ने यह स्वीकार तो कर लिया कि उसकी हर्ष से गहरी दोस्ती है, लेकिन हर्ष ने मनीष का कत्ल कर दिया है, इस बात की उसे जानकारी नहीं थी। जबकि हर्ष ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि वह सपना से प्यार करता है और सपना भी उसे प्यार करती है। वह सपना से शादी करना चाहता था, लेकिन सपना मनीष को छोड़कर उसके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थी। इसलिए उसने भाड़े के हत्यारों को 1.5 लाख रुपए और रिवॉल्वर देकर मनीष की हत्या करवा दी, जिससे सपना मनीष से मुक्त हो जाए और वह उसके पास आ जाए। उसने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि इस काम की जानकारी पूरी तरह से सपना को भी थी। सपना ने इसके लिए 50,000 रुपए भी उसे दिए थे। हर्ष के इस खुलासे के बाद पुलिस ने बरखेड़ी इलाके में रहने वाले उन दोनों युवकों को धर दबोचा जिनके नाम हर्ष ने सुपारी किलर के तौर पर पुलिस को बता रहा था, लेकिन उन दोनों ने इस अपराध में शामिल होने से साफ मना कर दिया। पुलिस ने जब उन दोनों के मोबाइल की लोकेशन की जांच की तो यह स्पष्ट हो गया कि वह दोनों सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके मोबाइल की कॉल डिटेल के अनुसार घटना के समय उन दोनों की मौजूदगी दूसरे क्षेत्रों में बता रही थी। इधर पूछताछ में सपना हर्ष से प्यार की बात तो स्वीकार कर रही थी, लेकिन हत्या में शामिल होने की बात से इनकार कर रही थी।
पुलिस के पास सब कुछ होते हुए भी मनीष की हत्या का कारण उनके हाथ में कर लिया, जिसने मनीष की कार में लगे खून के दाग को धोने में हर्ष की मदद की थी। वहीं हर्ष के बयान से यह भी पता चल गया कि मनीष की हत्या करने के बाद उसने सारी बात सपना को भी बता दी थी। इसलिए सपना को पता था कि हर्ष ने ही उसके पति मनीष की हत्या की है, लेकिन यह बात उसने पुलिस और परिवार वालों से छुपाए रखी। पुलिस ने सपना को भी अमीन की तरह मनीष की हत्या में सह आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश करके उन्हें रिमांड पर ले लिया और मनीष की हत्या में प्रयुक्त रिवाल्वर भी जब्त कर लिया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों के बयान के बाद लिटिल लवर के चक्कर में एक हंसते खेलते परिवार की बर्बादी की जो कहानी सामने आई, कोई भी सुनकर हैरान रह जाएगा। भोपाल के जाने माने प्लाईवुड व्यवसायी दिलीप तख्तानी के इकलौते बेटे मनीष की शादी खंडवा की सपना से 6 साल पहले हुई थी। उस वक्त मनीष का परिवार ईदगाह इलाके में रहता था। रईस परिवार के इकलौते बेटे की शादी थी और दुल्हन भी खूबसूरत थी, इसलिए कई दिनों तक मोहल्ले में मनीष की शादी की झूम थी। इस मौके पर मनीष के पड़ोस में रहने वाले सलूजा परिवार के साथ उनके बेटे हर्ष सलूजा ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उसने शादी के समय बारात में खूब भांगड़ा किया और खूब मस्ती की थी। उम्र में बड़ा होने के नाते वह मनीष को भैया कहकर बुलाता था, इसलिए जब उसका भाई चांसी सुंदर भाभी लाया तो देवर को तो खुश होना ही था। बहरहाल शादी के बाद मनीष भी सपना को पाकर बहुत खुश था और उसके माता पिता भी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। सब कुछ अपनी जगह ठीक चल रहा था। 2 साल बाद मनीष एक बच्ची का पिता भी बन गया। मनीष के पिता दिलीप तख्तानी ने कई साल पहले एक छोटे से दुकान से अपना कारोबार शुरू किया था। आज पूरे शहर में दर्जनों नौकरों से भरी उनकी अपनी प्लाईवुड की 6 दुकान है। कहना नहीं होगा कि शहर के अलग अलग इलाके में फैले इस व्यापार को संभालने के लिए मनीष को पूरा समय देना पड़ता था। फिर भी सपना को खुश रखने के लिए वह पूरी कोशिश करता था। वह अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी पूरा समय देता था। सपना को आने जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए मनीष ने उसे एक कार भी खरीदी कर दी थी और खर्चे के लिए उसे अपना ATM कार्ड भी दे दिया था। मनीष की शादी के समय हर्ष 16 से 17 साल का किशोर था। समय के साथ वह जवान हुआ तो सपना भाभी, जो पहले भी सुंदर लगती थी, अब और भी सुंदर लगने लगी। मगर बड़े हो जाने पर भाभी की सुंदरता को देखने का उसका नजरिया बदल गया था। पड़ोसी होने के नाते दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था, इसलिए हर्ष की मुलाकात सपना से अक्सर होती रहती थी। सपना हर्ष से उम्र में बढ़ी थी, उसने दुनिया भी ज्यादा देखी थी, इसलिए जल्द ही सपना को इस बात का अंदाजा हो गया कि कभी उसकी सुंदरता को सम्मान देने वाली नजरें अब उसे दूसरी ही नजरों से नापने तौलने लगी है। हर्ष उम्र के उस दौर से गुजर रहा था जहां उसकी सोचने समझने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, पर सपना उम्र मने उससे बड़ी और शादीशुदा थी। ऐसे में उसे अपना और हर्ष का भविष्य देखते हुए उससे दूरियां बना लेनी चाहिए थी, पर सपना ने ऐसा नहीं किया। धीरे धीरे बढ़ती मुलाकातें ने सपना और हर्ष को और करीब कर दिया। इतना ही नहीं, जल्दी ही दोनों में प्रेम संबंध भी स्थापित हो गया। हर्ष को सपना के अलावा अब कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। लेकिन कहते हैं प्यार एक ऐसी चीज है जिसकी भनक धीरे धीरे आसपास के लोगों तक पहुंचने लगती है। सपना और हर्ष के बीच पनपते प्यार की भनक भी दोनों परिवार वालों को हो गई। मनीष को जब इस बात का पता चला तो उसने सपना को हर्ष से मिलने से मना किया, लेकिन सपना का लगाव हर्ष से इतना अधिक बढ़ चुका था कि उसे अपने पति की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। सपना और हर्ष के बीच घटती नजदीकी को लेकर दोनों में तनाव बढ़ने लगा, जिसका एहसास मनीष के माता पिता को भी हो गया था। सपना के माता पिता को यह सब पता था या नहीं यह तो साफ तौर पर पता नहीं है, लेकिन सपना की एक शादीशुदा बहन को जरूर इस नए रिश्ते के बारे में पता था। उसने सपना को सही गलत समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन सपना ने किसी की नहीं सुनी। कुछ दिनों बाद मनीष ने पंचवटी कॉलोनी में नया मकान खरीद लिया और परिवार सहित नए मकान में आकर रहने लगे। दूसरी तरफ हर्ष के पिता ने अयोध्या नगर में अपना नया मकान बनवा लिया और उनका परिवार वहां जाकर रहने लगा।
दोनों परिवारों के दूर दूर हो जाने से मनीष को लगा कि अब सपना और हर्ष के बीच की नजदीकियां भी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टे हर्ष ने घर वालों से छुपकर एक मकान किराए पर ले लिया और उस मकान में सपना अक्सर उससे मिलने के लिए आने लगी। लोगों का कहना है कि वहां के आस पड़ोस के लोग तो उन दोनों को पति पत्नी ही समझते थे। समय के साथ उनका रिश्ता सपना के लिए एक समस्या बनता जा रहा था। एक तरफ उसकी बेटी बड़ी हो रही थी और दूसरी तरफ हर्ष सपना से शादी करने के लिए उसे मनीष से अलग होने के लिए दबाव डाल रहा था। लेकिन सपना के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। हर्ष जब भी शादी की बात करता, सपना मनीष को अपनी मजबूरी बताकर बात को वहीं पर खत्म कर देना चाहती थी। सपना की बातें सुनकर हर्ष उससे कहता कि अगर वह उससे शादी नहीं करेगी तो वह या तो अपनी जान दे देगा या मनीष की जान ले लेगा। सपना हर्ष की बातों से घबरा जाती और उसे समझा बुझाकर शांत कर देती। सपना को उस वक्त इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके और हर्ष के इस नए रिश्ते का अंजाम क्या होगा। इधर हर्ष सपना को मनीष से छुटकारा दिलवाने का उपाय सोचने लगा। हर्ष को अब मनीष अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि अपने प्यार के रास्ते मने आने वाला सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा। सपना और हर्ष के रिश्ते को लेकर मनीष इतना नाराज था कि एक दिन दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ। सपना नाराज होकर चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गई और हर्ष द्वारा लिए उस किराए के मकान में चली गई, जहां दोनों अक्सर एक दूसरे मिला करते थे। अक्टूबर का महीना था। सपना उस घर में 2 दिन तक हर्ष के साथ रही, फिर अपने मायके खंडवा चली गई। तब तक मनीष एएसपी श्री चौहान से मिलने के बाद कोहफिजा थाने में सपना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा चुका था। बाद में सपना खंडवा से ससुराल वापस आ गई तो बात वहीं खत्म हो गई। इधर सपना द्वारा ससुराल से चले आने पर हर्ष को लगा कि अब सपना उसकी ही होने वाली है, लेकिन सपना जब अपने मायके से वापस ससुराल आ गई तो हर्ष का सपना बनकर ही रह गया। हर्ष को लगा कि जब तक मनीष जिंदा है तब तक सपना उसे कभी नहीं मिल सकती है। वह सपना के प्यार में ऐसा पागल हो गया था कि उसे पाने के लिए उसने मनीष की हत्या करने का निश्चय कर लिया। 11 नवंबर के दिन हर्ष ने शाम के समय मनीष को फोन किया। उसने मनीष को मिलने के लिए वीआईपी रोड पर बुलाया। मनीष भी हर्ष से मिलकर सपना और उसके रिश्ते के बारे में बात करना चाहता था, इसलिए शाम के समय उसने मामा को दुकान पर छोड़कर हर्ष से मिलने के लिए वीआईपी रोड पहुंच गया। मनीष जैसे ही वहां पहुंचा, हर्ष अपनी बाइक वहीं छोड़कर मनीष के कार में पीछे की सीट पर बैठ गया। बातचीत के दौरान खतरे की आशंका होने पर मनीष कार वापस लौटाने लगा। यह देखकर हर्ष ने तुरंत उसके सिर पर गोली दाग दी और बाद में 2 और गोली उसे मारी। इसके बाद उसने अकेले ही ड्राइवर की सीट से मनीष की लाश को उठाकर बाजू वाली सीट पर रखा और उसे चादर से ढक दिया। यहां से वह पूरे शहर से लाश को भारी चेकिंग से बचाते हुए बरखेड़ा के खंडहर में ले गया, जहां उसने लाश को आग लगा दी। इसके बाद वह मनीष की कार लेकर चेतक ब्रिज के पास पहुंचा। वहां उसने अमीन खान को पानी लेकर बुलाया, जिसके बाद दोनों ने कार से खून के निशान साफ करने की कोशिश की। इसके बाद कार में लगे खून के दाग धोकर हर्ष ने मनीष की कार को चेतक ब्रिज के पास कस्तूरबा नगर में खुली जगह पर कार में चाबी लगाकर छोड़ दिया। उसका सोचना था कि कार में चाबी लगी देखकर कोई भी उसे चुरा ले जाएगा। मोबाइल की लोकेशन देखकर पुलिस कार चोर के पीछे लग जाएगी और वह साफ बच निकलेगा, लेकिन मनीष के मोबाइल के लोकेशन के आधार पर पुलिस कार चोरी के पहले ही कार तक पहुंच गई। अमीन खान मनीष का पुराना नौकर है। हर्ष के बयान के आधार पर पुलिस ने अगले दिन मनीष के पुराने नौकर अमीन खान को भी गिरफ्तार कर लिया। हर्ष और अमीन खान से पूछताछ के दौरान पुलिस को और भी कई बातें मालूम पड़ी, जिसके आधार पर पुलिस ने सपना को भी मनीष की हत्या में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। हर्ष के बयान के अनुसार उसने मनीष की हत्या के बाद फोन द्वारा सारी बातें सपना को बता दी थी, जबकि सपना ने पुलिस से यह बात छुपाई थी। गिरफ्तारी के बाद भी सपना ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वह अपने आप को निर्दोष साबित करती रही। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए उसने पुलिस को बताया कि मनीष ने अपने बिजनेस के लिए मार्केट से काफी लोगों से रकम उधार ले रखा था।
हो सकता है इस सिलसिले में किसी ने मनीष की हत्या कर दी हो। जब पुलिस ने बताया कि उसे हर्ष के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया तो वह टूट गई। वह पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि हर्ष मनीष को रास्ते से हटाकर उसे अपने साथ अमृतसर लेकर जाने वाला था। इसके लिए उसने कई महीनों पहले ट्रेन का रिजर्वेशन भी करवा लिया था। मनीष की मौत के बाद सब कुछ खो चुके उसके परिजनों ने सपना से थाने में मिलने की भी कोशिश नहीं की। सपना की बेटी उसी के बहन के पास है। अमीन खान की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अमीन की तरफ से लगाई गई अर्जी में कहा गया था कि पुलिस ने कोई सबूत नहीं जुटाए। अदालत में अभियोजन ने कहा कि अमीन ने मनीष की हत्या के बाद शव को जलाने के लिए पेट्रोल का इंतजाम किया था। अदालत ने केस डायरी के अध्ययन के बाद अमीन खान की अर्जी खारिज कर दी। पिछले 3 सालों से तीनों जेल में रह रहे थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश महोदय ने मनीष तख्तानी के तीनों हत्यारों को आजीवन कैद तथा 11,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद भी सपना की चेहरे पर जरा सी भी दुख नहीं आई। मासूम हंसते चेहरे सपना को देखकर शायद ही कोई यकीन करें कि इसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। किसी को भरोसा नहीं होगा कि हाई प्रोफाइल घर की पढ़ी लिखी इस खूबसूरत महिला ने प्रेमी के हाथों अपने पति का कत्ल करवा दिया। शायद इस मुस्कुराते चेहरे वाली महिला को अपने अपराधों का कोई पछतावा नहीं था। न्यायाधीश ने तीनों को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।